Hello everyone, myself Sangeeta Agrawal, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस एट कोटा सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड का 12th केमिस्ट्री पेपर। देखिए, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो आरबीएससी ने जो पेपर पैटर्न पहले ही सैंपल पेपर की तरह रिलीज कर दिया था, सेम उसी पैटर्न में ही पेपर आया हुआ है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का अगर हम लेवल देखें तो ये बेटा इजी टू मॉडरेट है। इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दैट्स आर वेरी इजी, बट ये है कि 3 और 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, तो उनमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल क्वेश्चन पेपर जो है ना मॉडरेट हुआ है। बट पूरा ही क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर आया हुआ है। तो अब आप देखिए, इसमें टोटल टाइम जो अलॉटेड किया गया था वो 2 आवर्स 45 मिनट था, दैट इज सफिशियंट। एंड अगर आप देखते हैं कि इसका जो कोड नंबर है वो है SS41। नाउ जो पेपर हमें आया हुआ है वो टोटल मार्क्स कितने हैं, 56 मार्क्स का टोटल आया हुआ है। जैसा कि हम बच्चों को हर बार एडवाइस करते हैं कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करें तो उससे पहले केयरफुली सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार रीड कर लें। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में जो दे रखा है कि आपको रोल नंबर क्वेश्चन पेपर पर कंपलसरी लिखना है। नाउ सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। राइट द आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस इन द गिवन आंसर बुक ओनली। एंड द नेक्स्ट वन इज, देखिए कि एक्चुअल में पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ABCD, पर जो इंटरनल चॉइस गिवन है वो 16 to 20 क्वेश्चंस में ही गिवन है, और ये जो बन रहा है ना सेक्शन C and D का बन रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं केयरफुली आपको रीड करने थे। चलिए अब हम एक एक करके ना क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये पेपर पैटर्न बना हुआ है बच्चों, जो टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ABCD। सेक्शन ए को अगर उन्होंने 3 टाइप्स के क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है, मतलब ऐसा करा है कि सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to जो 9 आया है ये मल्टीपल चॉइस है, मतलब सिंगल आंसर करेक्ट है विथ नो नेगेटिव नंबरिंग। मीन्स ये कि आप अटेम्प्ट करेंगे तो प्लस में मार्क्स मिलेगा, नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो 0 होगा, और अगर आपका आंसर रॉन्ग हुआ तो भी आपको 0 मार्क्स अलॉटेड होगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नाउ अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा सेक्शन ए का, उसमें फिल अप द ब्लैंक्स होंगे, वो 1 to 4 होंगे। एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा सेक्शन ए का, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स 1 वर्ड और 1 लाइन में हमको लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, आप एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हमने बोला कि सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है। देखिए, मल्टीपल चॉइस का फर्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक लैटिसेज। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ये सॉलिड स्टेट से आया हुआ है बेटा। इसको डायरेक्टली हमें आप इसको याद करने वाला भी बोल सकते हैं, या इस पर डेरिवेशन नहीं आया, अदरवाइज इस पर एक शॉर्ट डेरिवेशन भी है। और जैसा कि हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होती है 52.4%। अगर ये BCC के लिए होता तो 68% होता, एंड HCP के लिए होता तो होता 74%। तो डायरेक्टली ये याद करने वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, दैट इज 52.4%। सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट NCERT का जो सॉल्यूशन टॉपिक है उससे आया हुआ है बेटा। ये वांटा फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। Now the compound having highest value of Wanta factor I for complete dissociation of solute in aqueous solution is। देखिए बेटा, हमारे पास 4 टाइप्स के सॉल्यूट दे रखे हैं, KCl, NaCl, K2SO4, MgSO4, और हमें क्या करना है, इनसे निकालना है कि I द वांटा फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि वांटा फैक्टर I जो होता है बेटा वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास ABCD ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपको सॉल्यूट को डिसोसिएट करके देखना है, जो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा उसी का वांटा फैक्टर उतना ही ज्यादा हुआ, क्योंकि आयंस के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं हम पार्टिकल्स। तो अगर हम सॉल्यूट KCl की बात करते हैं तो KCl को जब आप डिसोसिएट करते हैं या फिर आयोनाइज करते हैं तो K+Cl- बनता है। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2, तो या इसके लिए कितना होगा 2। हम अगर NaCl की बात करते हैं, NaCl में अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 2, Na+Cl- I, अगेन इसके लिए भी 2 होगा। आप
K2SO4 की अगर बात करते हैं तो देखिए K2SO4 को जब डिसोसिएट करते हैं तो 2 टाइम्स K प्लस एंड SO4 माइनस 2 1 टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जितने होंगे उतना ही नंबर होगा पार्टिकल्स का। तो K2SO4 के लिए क्वांटम फैक्टर I कितना आ रहा है 3। अगर हम MgSO4 के लिए बात करते हैं बेटा तो MgSO4 को डिसोसिएट करने पर जो आयंस जिनको हम पार्टिकल्स बोलने जा रहे हैं वो क्रिएट होते हैं 2, क्योंकि 1 एंड 1, तो I यहाँ पर कितना होगा 2। तो हम देख रहे हैं हाईएस्ट जो वैल्यू है क्वांटम फैक्टर I की वो किसके लिए आने वाली है K2SO4 के लिए। ये जो क्वेश्चन आया हुआ नंबर 3 ये केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। द प्लॉट बिटवीन इन log of r एंड t फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये प्लॉट्स हमको दिए हुए हैं log of r और t के बीच में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें फाइंड करना है। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम देखें तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है K2 इक्वल्स टू log of r नॉट अपॉन r। यहाँ पर r नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन एंड r है कंसंट्रेशन आफ्टर t टाइम। तो हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं K2 इक्वल्स टू log of r नॉट माइनस log of r, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं log of r इक्वल्स टू log of r नॉट माइनस KT, इसको सिंपली हम y इक्वल्स टू c माइनस mx के फॉर्म में ले जाकर हमारे प्लॉट से अगर हम मैच करते हैं तो आंसर कौन सा बन कर रहा है A। तो इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 मेटलर्जी से आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ मेटल्स दैट कैन बी प्यूरिफाइड बाय बॉर्न ऑर्कल मेथड इज, देखिए बॉर्न ऑर्कल मेथड यूज करते हैं अल्ट्रा प्योर मेटल्स बनाने के लिए और ये यूज होता है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये फर्स्ट एनसीईआरटी के डी ब्लॉक एलिमेंट से आया हुआ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। द मेटल शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए जो ऑप्शंस में हमें दे रखे हैं वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, निकल। देखिए बेटा ये चारों ही डी ब्लॉक मेटल्स हैं, हमें पता है डी ब्लॉक मेटल्स की ओएस क्या होती है वेरिएबल। नाउ हमें यहाँ पे निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ओएस किसकी है। देखिए ओएस किस पर डिपेंड करती है, ओएस डिपेंड करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ ओएस क्या होता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्लस 4s इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम ओएस कितना होगा। अगर हम वेनेडियम की बात करते हैं तो वेनेडियम का नंबर 23 है बेटा। Ar स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के बाद आता है तो ये होगा 3d3 4s2 क्योंकि 18 20 23। यहाँ पर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने आ रहे हैं बेटा, मतलब डी इलेक्ट्रॉन टोटल कितने 3 अनपेयर्ड एंड s इलेक्ट्रॉन कितने 2। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ओएस होगा वो +5 तक हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम ओएस होने के लिए क्या चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तीनों डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है एंड दोनों s इलेक्ट्रॉन को टोटल अगर आप सारा भी निकालते हैं तो कितना आएगा अप टू +5 तक। अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं बेटा तो मैग्नीज होता है 25। ना मैग्नीज में होगा Ar 3d5 4s2। देखिए यहाँ पर मैग्नीज में ये 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्योंकि अभी तो पेयरिंग स्टार्ट हुई नहीं है, तो टोटल ओएस कितनी होगी 5 + 2 7। तो मैग्नीज में ओएस +7 तक हो सकती है बेटा। आयरन की अगर आप बात करते हैं तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26 मीन्स होगा Ar 3d6 4s2। देखिए आयरन में पहली बार डी इलेक्ट्रॉन एक पेयर हुआ है, ओएस में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 4। ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 2s इलेक्ट्रॉन अप टू +6 तक हो सकता है यहाँ ओएस। निकल को अगर हम ले लेते हैं बेटा निकल है 28 मीन्स होगा Ar 3d8 4s2। तो देखिए यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा पेयरिंग होने वाली है, मीन्स अब हमारे पास होने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में। तो डी के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कहाँ हो सकता है +4 तक। तो आप देख लें ओवरऑल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ओएस कौन शो करने वाला है मैग्नीज, मतलब इसका आंसर क्या होगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखिए द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर बार हर कंपटीशन एग्जाम में ये आ रहा होता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 9 है वहां से आया हुआ है। बोला टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की होगी। तो देखिए बेटा आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। तो हम देखते हैं सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस आउट है क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। अब रिमेनिंग ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, इधर ए और बी। ए और बी दोनों में ही देखिए लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। हम बोलते हैं लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो पेयरिंग होती है। तो इन जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ पेयरिंग होगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो पर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज भी हो जाता है। चेंज क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में Ni का OH +2 है बेटा और निकल का एटॉमिक नंबर है 28। 28 मीन्स होता है Ar 3D8 4s2। अभी निकल इस कंपाउंड में +2 में एग्जिस्ट कर रहा है। निकल जब +2 में होगा तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, मीन्स +2 में कितना होगा निकल, Ar 3D8 4s0 होगा। अब Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने आएगा तो डी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, मतलब सारे डी इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर जाएंगे। तो अगर हम डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पेयर करेगा तो ये वाला डी ऑर्बिटल क्या होगा, अब वैकेंट हो जाएगा, खाली, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर कर जाएंगे 3D8 में। ये हुआ 3D8 और 4s और 4p तो पहले ही खाली था। तो ये जो कंपाउंड है हमारा टेट्रासाइनोनिक्लेट, यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा और इसकी जो ज्योमेट्री है स्टिल Cn नंबर 4 है बट क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अब अगर हम NiCO होल 4 के बारे में बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। निकल यहाँ पर निकल की OH कितनी आ रही है, 0। तो आप देखिए निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है बेटा आपके सामने। अब अगर 0 OS होगा तो सेम यही रहेगा। अब जैसे ही निकल के कांटेक्ट में 4 CO आते हैं तो होता क्या है, देखिए Ar एज इट इज रहता है, यहाँ पर क्या है 3D8 है, ये है 4s2 और यहाँ पर है 4p, ये 4p है बेटा। हुआ क्या है कि यहाँ 3D8 था और ये है 4s2। इसमें जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके कांटेक्ट में आते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे। अब देखिए पेयरिंग कैसे होने वाली है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करने वाला है, जैसे ही यहाँ पर पेयर करेगा 3D का ये लास्ट वाला ऑर्बिटल वैकेंट होगा तो उसमें ये दोनों 4s इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होने वाला है, निकल Ar 3D8 की बजाय बनने वाला है 3D10, क्योंकि दोनों 4s इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएंगे ना, 4s वैकेंट होगा और 4p ऑलरेडी वैकेंट था। तो यहाँ पर अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होने वाला है, sp3। तो अगर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा निकल में, टेट्रा कार्बोनाइल निकल में, ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है इतना, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेज हुए हैं थोड़े। क्या चेंजेज हुए हैं कि पहले डी इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग किया इसकी तरह, पर 4s इलेक्ट्रॉन भी यहीं पेयर कर गए, तो अब डी तो कोई वैकेंट बचा नहीं, तो DsP2 होने की यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो इसका आंसर क्या होगा, B4 बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट कार्बन हेलोजन CX बॉन्ड लेंथ इज। ये सेकंड NCERT के फर्स्ट टॉपिक अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन है। हमसे वो CX बॉन्ड लेंथ के बारे में बोल रहा है। तो देखिए ऑप्शन ABCD जो आपको दिए हुए हैं बेटा, उनमें सभी में देखिए CH3 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 कॉमन है, केवल डिफरेंस किसका है, हेलोजन का, फ्लोरीन टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपको पता है कि फ्लोरीन से लेकर जब हम आयोडीन तक जाते हैं तो साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। अब अगर साइज इंक्रीज होगा तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। तो हमसे सबसे हाईएस्ट हैविंग हाईएस्ट कार्बन पूछ रहा, मतलब सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ, सबसे लार्जर बॉन्ड लेंथ कहाँ पर होगा, CI में, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। सो दैट्स वाई CX मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ जो लार्जेस्ट होगा या फिर हाईएस्ट होगा
द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ किसका होगा? सी, आई का, ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ आयोडीन एटम। ये कुछ कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन ईथर, इथेनॉल एंड इथीन का पूछा गया है। ये सेकेंड एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 2 एल्कोहल फिनॉल ईथर से आया हुआ क्वेश्चन है। हमें इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्राइटेरिया क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो नो डाउट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। कहीं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो हम डाइपोल को मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कहीं डाइपोल रहा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। और अगर डाइपोल नहीं है तो फिर लास्ट में हम मानते हैं वंडरवाल्स फोर्स। वैसे डाइपोल भी एक वंडरवाल्स फोर्स का टाइप है। तो हम फिर इसके बाद ले लेते हैं मॉलिक्यूलर मास को, अगर मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा? देखिए, ये जो मिथॉक्सी मीथेन है CH3OCH3, इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं, लेकिन ये पोलर है क्योंकि CO बॉन्ड आया हुआ है, तो यहाँ डाइपोल वाला फोर्स होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे रखा है CH3CH2OH। CH3CH2OH ये इथेनॉल है बेटा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल इथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। और थर्ड में आप देख रहे हैं एल्केन है, ये नॉन पोलर है, एकदम गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले ऑर्डर में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इथेनॉल में, नो डाउट सबसे ज्यादा इसी का होगा। इसके बाद डाइपोल आता है तो वो ईथर का होगा, दैट इज मिथॉक्सी मीथेन। और लास्ट में क्या होगा? नॉन पोलर प्रोपेन। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? आंसर सी, जहां पर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम वाला कौन सा है? एल्केन, मतलब प्रोपेन नॉन पोलर है, then dipole ether methoxy methane, and due to the hydrogen bonding and dipole both के कारण कौन सा होगा? इथेनॉल। तो आंसर सी करेक्ट होगा। द अमाइन हैविंग लोएस्ट पीकेबी वैल्यू इज, ये क्वेश्चन सेकंड एनसीईआरटी का जो अमाइंस है चैप्टर नंबर 13 वहां से आया हुआ है बेटा। देखिए अमाइंस जो होता है 3 टाइप्स का होता है। अगर हम 1 डिग्री अमाइन बात करते हैं RNH2, 2 डिग्री की बात करते हैं R2NH, और 3 डिग्री की बात करते हैं R3N होता है। तीनों ही टाइप्स की अमाइंस लुईस बेस होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो लुईस बेस की तरह वर्क कर रही होती है। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्राइटेरिया होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन प्लस आई इफेक्ट। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन, तीनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट उस पर्टिकुलर अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। नाउ अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Kb का और इनवर्सली होता है Pkb का। मतलब Pkb जितना कम होगा उतना ही अच्छा बेस होगा। तो हमसे पूछा गया है लोएस्ट वैल्यू ऑफ Pkb मींस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा इनमें से? तो आप देखिए डी ऑप्शन में एनिलीन आ रहा है, ये एरोमेटिक है, इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है, तो सबसे लीस्ट होगा। अब बचता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस जो मिथाइल R4 मिथाइल के लिए दे रखा है। और बच्चों को हम एक जो तीनों इफेक्ट अभी हमने आपको बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन प्लस आई इफेक्ट, इन तीनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर हम R4CH3 के लिए करते हैं तो बच्चा हम आपको बोलते हैं कि ये वाली ट्रिक याद करिए आप, 213, ये मिथाइल अमाइन के लिए है। तो देखिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा मिथाइल अमाइन में? 2 डिग्री। अब 2 डिग्री ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें? बी में, तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा? बी। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें क्या फिल करना है? फिल इन द ब्लैंक्स हैं। टोटल 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ईच 1 मार्क्स का है बेटा। तो देखिए द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक सॉलिड हैविंग फ्रैंकल एंड शॉर्ट की बोथ टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज, ये होगा AgBr। ये भी एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, सॉलिड स्टेट से आया हुआ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। AgBr में दोनों टाइप्स के डिफेक्ट प्रेजेंट है। Now the name of metal present in hemoglobin complex is iron, क्योंकि हम बोलते हैं कि बॉडी में आपको ब्लड की डेफिशिएंसी है, मींस क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? आयरन।
थर्ड, द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर इज, ये सेकंड एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हैलाइड्स आया हुआ है। देखिए रैसिमिक मिक्सचर कहाँ होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर। ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, डी और एल। डी डेक्सोरोटेटरी, एल लीवोरोटेटरी। जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है वो डी प्लस होता है, एंटी क्लॉकवाइज एल माइनस होता है। मीन्स एक तो होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब कहीं हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 50% डी है और 50% एल है, तो 50% क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो जहां पर 50 और 50 होता है उसको हम बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। और बिकॉज यहाँ पर रोटेशन इक्वल होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा, 0। तो रैसिमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 50-50% डी एंड एल होता है और जिसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा, 0। ये सेकंड एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है, अल्कोहल फिनोल का क्वेश्चन है बेटा। ये डैश डैश इज लेस वोलेटाइल अमंग ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। देखिए अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करते हैं बेटा, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर आपको NO2 ग्रुप लगाना है, एंड अबाउट पैरानाइट्रोफिनोल मीन्स पैरा पोजीशन पर आपको NO2 ग्रुप लगाना है। ये है पैरानाइट्रोफिनोल। चलिए होता क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ये वाला H ना इस O के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंट्रा, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, इंट्रा। यहाँ पर ये पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो इंट्रा तो बना नहीं पाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने से रिंग का साइज बढ़ जाएगा, पर ये इंटर बनाएगा। एक और फिनोल के साथ कौन सा बनाएगा, इंटर बनाएगा, इंट्रा तो नहीं बनाएगा। जैसा कि हमें पता है कि इंट्रा के कारण बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, जबकि इंटर के कारण बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, इंक्रीज। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो कंपाउंड लेस वोलेटाइल होगा, मतलब उसकी वेपर्स देर से बनेंगी, और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो मोर वोलेटाइल होगा। हमसे पूछा गया लेस वोलेटाइल, तो लेस वोलेटाइल क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनोल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन ए का। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको 1 वर्ड और 1 लाइन में देना है बेटा, क्योंकि ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। ना क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्यूशन से आया हुआ है, फर्स्ट एनसीईआरटी का जो सेकंड टॉपिक है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ बाय द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। देखिए हमारे पास एक तो क्लोरोफॉर्म है बच्चों, CHCl3, और एक दे रखा है एसीटोन। एसीटोन मीन्स CH3COCH3। अब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बोल रहा है कि नेगेटिव डेविएशन होगा, ये उसने दे दिया है, आपको रीजन बताना है। देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा V नेगेटिव में आएगा, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज। डेल्टा H नेगेटिव में होगा, मतलब हीट क्या होना चाहिए, रिलीज। और तो ये नेगेटिव डेविएशन के लिए है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सपोज हम इसको A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। एक कंटेनर में आपने केवल क्लोरोफॉर्म को फिल किया है बेटा, तो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स होगा वो डाइपोल डाइपोल होगा। सिमिलरली दूसरे कंटेनर में आपने किसको रखा है, एसीटोन को, तो एसीटोन मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स लग रहा होगा वो डाइपोल होगा, डाइपोल डाइपोल होगा। तो इन दोनों जब इंडिविजुअल स्टेट में है, मतलब आप A और A को ले लो तो इनके बिटवीन फोर्स लग रहा है डाइपोल डाइपोल, या फिर B और B को ले लो तो जो फोर्स लग रहा है वो है डाइपोल डाइपोल। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया A और B को, तो क्या होने वाला है कि ये जो है क्लोरोफॉर्म का H, ये क्लोरोफॉर्म बेटा, ये एसीटोन की O के साथ ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने वाला है। ये बना है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल से ज्यादा होगा, तो होगा ये कि A और B मतलब क्लोरोफॉर्म का इंटरेक्शन अगर हम देखें, B और B मतलब एसीटोन का इंटरेक्शन देखें, इन दोनों के कंपेयर में A और B मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर ये ज्यादा स्ट्रांग है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जब इन दोनों को मिक्स करेंगे आप
तो इन दोनों के बिटवीन फोर्स ज्यादा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज हो जाएंगे कंटेनर में, तो वॉल्यूम क्या होगा जब दोनों को मिक्स करेंगे, डिक्रीज होगा। और हमने क्या करा है बेटा कि जब ए और बी को मिक्स करा है तो ए और ए के बीच का फोर्स पहले तोड़ा होगा ना, बी और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और एक नया बॉन्ड सेटअप हुआ ए और बी के बीच में। तो देखिए ए एंड बी और बी के बीच में जो बॉन्ड है डाइपोल डाइपोल वो वीक था, तो उसको तोड़ने में अमाउंट ऑफ हीट कम यूज हुआ है, लेकिन जब एक नया फोर्स सेटअप हुआ ए और बी के बीच में तो स्ट्रांग था, तो जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो देखिए आपने वीक फोर्स को तोड़ा है लेकिन बना स्ट्रांग है, तो जितनी एनर्जी हमने फोर्स को ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करने में लगाई थी उससे ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हुई है। तो ये डेल्टा एच नेगेटिव हुआ है, मतलब प्रोसेस क्या हुआ है एक्सोथर्मिक, और डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम क्या हुआ है डिक्रीज। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फर्स्ट एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, लाइक ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो ए के लिए रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन, रिएक्टर का कंसंट्रेशन कितना होगा जीरो, इसकी पावर जीरो लगाएंगे बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट के का यूनिट निकालना है। तो देखिए कंसंट्रेशन का पावर जीरो मतलब ये तो वन होगा, तो जो रेट का यूनिट होगा वही के का यूनिट होगा। नाउ रेट, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद द टाइम, और कंसंट्रेशन को हम किस में लिखते हैं मोल्स पर लीटर में, तो ये तो हुआ कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, ये हुआ टाइम हमने सेकंड में ले लिया, आप किसी भी यूनिट में ले सकते हैं मिनट आवर। नाउ अगर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। राइट द नेम ऑफ मेटल प्रेजेंट इन ब्रास, ये फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से आया हुआ है। ब्रास एक अलॉय होती है, तो उस अलॉय में दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कॉपर प्लस जिंक। डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, ये फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ है बेटा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन को हमें डिफाइन करना है। देखिए अगर हम सिंपल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक हम इस तरह से लिख लेते हैं CONH3 होल 6 Cl3, ये एक नॉर्मल आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिख लिया है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऐसे लिख लेते हैं हम K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, हमने एक एग्जांपल ले लिया। देखिए बेटा इस कंपाउंड में ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो वही है कि इस सेंट्रल मेटल के अराउंड जो लिगेंड Cn- का स्पेशल अरेंजमेंट होगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, मींस सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, और लिगेंड सेंट्रल मेटल के अराउंड एक फिक्स ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। नाउ दैट्स फिक्स अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड को हमें IUPAC नेम लिखना है बेटा। IUPAC का रूल क्या बोलता है कि पहले आप कैटाइन का नेम लिखो देन लिखो एनाइन। तो जो कंपाउंड आपके पास लिखा हुआ है K3Al C2O4 होल थ्राइस, देखिए यहाँ पर ये काउंटर आयन है। सबसे पहले हम किसका नेम लिखेंगे, काउंटर आयन का, उसका नंबर नहीं दे रहे होते, केवल नेम लिखते हैं, नेम क्या होगा पोटेशियम। इसके बाद कॉम्प्लेक्स पार्ट है, पहले हम किसका नेम लिखते हैं लिगेंड का, लिगेंड हमारा क्या ऑक्जिलेटो, कितने टोटल 3 है तो ट्राई ऑक्जिलेटो। सेंट्रल एटम क्या है एल्यूमिनियम, और अगर सेंट्रल एटम नेगेटिव होता है कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का बनता है तो उसमें सफिक्स क्या लगाते हैं 8, तो एल्यूमिनियम पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, और इस कंपाउंड में एल्यूमिनियम का OH कितना आ रहा है 3, तो लास्ट में हमने OH को किस में लिखा हुआ रोमन लेटर्स में। राइट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एक्जिबिटेड बाय दिस एंड दिस। देखिए ऐसा है कि अगर किसी कंपाउंड का कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके बिटवीन लिगेंड का एक्सचेंज होता है, तो जो आइसोमेरिज्म होती है वो कौन सी होती है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एग्जैक्टली यहाँ पर यही हुआ है, देखिए ये एक ही कंपाउंड है बेटा, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। देखिए यहाँ पॉजिटिव पार्ट कोबाल्ट के साथ लिगेंड क्या है अमोनिया, नेगेटिव पार्ट Cr के साथ लिगेंड क्या है Cn।
जब हमने इसका आइसोमर्स बनाया तो Cr के साथ अब लिगेंड अमोनिया आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था Cn। सिमिलरली कोबाल्ट के साथ लिगेंड Cn आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है अमोनिया। तो जब लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है कैटायन और एनायनिक पार्ट के बिटवीन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। राइट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमाइंस। देखिए अमाइंस 3 टाइप्स का होता है बेटा, 1 डिग्री अमाइन RNH2, 2 डिग्री अमाइन R2NH, 3 डिग्री अमाइन R3N। आप देखिए तीनों ही अमाइंस में नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर है। टोटल कितना आ रहा है, स्पेशल नंबर आ रहा है 4। तो आप 1 डिग्री अमाइन ले लो, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन ले लो, सभी में नाइट्रोजन को जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3। ड्रॉ द सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। ये कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन आया हुआ। यहाँ पर केवल आपको फिगर ड्रॉ करना था। देखिए किसमें बनाना है, सिनर्जिक बॉन्डिंग का बनाना है कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेज में। हम देखते हैं बेटे कि कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेज में कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड का वर्क कर रहा है, ये डी ब्लॉक मेटल है। तो होता क्या है कि ये मेटल है, इस मेटल के पास ना डी ऑर्बिटल 2 टाइप के होते हैं। ये तो हमने बना दिए सपोज बैक एंड डी ऑर्बिटल, ये वाले बनाया हुआ है हमने, ये फील्ड वाले डी ऑर्बिटल जहां पर लोन पेयर है। एक हमने यहाँ पर बना दिया बैक एंड डी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। देखिए पहले डबल बॉन्ड बनता है, अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, तो ये हमने बना दिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो आप, जो लोन पेयर डोनेटिंग साइड होगी वो कार्बन होगा, ऑक्सीजन तो नहीं होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑलरेडी कार्बन को दे दिया ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो कार्बन है, सबसे पहले लिगेंड का ये वाला जो खाली डी ऑर्बिटल है ये वाला, उसमें अपने लोन पेयर ट्रांसफर कर रहा है। देखिए ये कर रहा है, तो यहाँ नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। इसके बाद मेटल, यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन है उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली रहता है बेटा, ये एंटी बॉन्डिंग खाली है। उसके बाद ना ये मेटल के डी ऑर्बिटल जो भरे हुए हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ने किस में करते हैं, कार्बन के खाली पड़े एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं और क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से ना कार्बन मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बिटवीन केवल सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, सिग्मा और पाई दोनों बनते हैं। इसमें होता है सिनर्जिक, सिनर्जिक मतलब जहां पर दोनों को फायदा होता है। दोनों को फायदा किसको हो रहा है, मेटल को भी और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी। सो दिस इज द सिनर्जिक बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। ये सेक्शन बी आ गया बेटा। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। देखिए एन टाइप मतलब होता है, एन मतलब होता है नेगेटिव, तो ऐसा सेमीकंडक्टर जहां पर नेगेटिव की एक्सेस हो। अब बताए सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। पी मतलब पॉजिटिव, जहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, और एन टाइप मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर ग्रुप 14 का कोई एलिमेंट ले लें, जैसे सिलिकॉन ले लें, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 4, उसके साथ ग्रुप 15 का लाइक फास्फोरस या किसी भी एलिमेंट को आप मिक्स कर दें, क्योंकि ग्रुप 15 में कितने होंगे 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने जर्मेनियम या सिलिकॉन में ग्रुप 15 का फास्फोरस या कोई और दूसरा एलिमेंट मिक्स कर दिया, तो होगा क्या कि कई जगह जैसे आपने जर्मेनियम था, जर्मेनियम के साथ हमने फास्फोरस मिक्स कर दिया, तो जर्मेनियम में तो थे 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस में है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ऐसे डीलोकलाइज रहेगा पूरे क्रिस्टल में। तो जगह जगह जर्मेनियम में है ना फास्फोरस थोड़ा डोप किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है ना। फास्फोरस में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जर्मेनियम में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जर्मेनियम की 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन फास्फोरस का 5th बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पूरे क्रिस्टल में डीलोकलाइज्ड होता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से बनने वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पर ना जो इलेक्ट्रॉन्स है फास्फोरस का वो पूरे क्रिस्टल में कैसा होता रहेगा, डीलोकलाइज्ड। कंपेयर पैरामैग्नेटिज्म एंड डाईमैग्नेटिज्म। देखिए पैरामैग्नेटिज्म मीन्स होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं,
एंड डाईमैग्नेटिज्म मतलब होता है जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, और पैरामैग्नेटिक तभी होगा जबकि सब्सटेंस में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो होगा डाईमैग्नेटिक। से फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एक सब्सटेंस एक्स है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए अगर ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा मतलब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो मैग्नेट की लाइंस को इस तरह से निकालेगा, ये होने वाला है। ये होगा कि ये जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक लाइंस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये तभी होगा जबकि सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसा कि हमने दे रखा है कि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, Cu+2 में होता है। नाउ डायमैग्नेटिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने लाइक सब्सटेंस ले लिया बाय, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब अगर बाय में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए तो मैग्नेट की लाइंस को ना इस तरह से रिपेल करेगा ये। तो अगर बाय में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए तो मैग्नेट की लाइन इस तरह से रिपेल होकर निकलेंगी, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। जैसे Cu+1 इसमें D10 होगा, TiO2 NaCl बेंजीन में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे तो वो होगा डायमैग्नेटिक। Calculate the molarity of 250 ml solution by dissolving 5 gram NaOH in water. It's a very simple question, comes from the first NCERT and topic is the solution. देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें मोलरिटी आपको फाइंड करनी है बेटा। तो बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते टाइम ऑलवेज हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, इसके बाद जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करना चाहिए, देन कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप की ना स्टेप मार्किंग होती है बेटा। तो पहले हम मोलरिटी का सिंपल फॉर्मूला रख लेते हैं। क्या होता है, देखिए मोलरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये हमने मोलरिटी का पहले फॉर्मूला पुट कर लिया। नाउ हमें दे क्या रखा है बेटा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो N मीन्स मोल मतलब क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सॉल्यूट है जिसका गिवन मास है 5 ग्राम और मोलर मास कितना होता है 40। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 1/40। जो वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना दे रखा है 250 ml, तो वॉल्यूम 250 ml दे रखा है। अब आपको वैल्यूज पुट करना है, M इक्वल्स टू मोल्स की जगह कितना रखेंगे 1/40 इंटू 1000 अपन 250। इसको हमने सॉल्व करा तो देन मोलरिटी कम्स आउट 0.5 m। क्वेश्चन नंबर 7, ये अगेन सॉल्यूशन से आया हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। 1.25 ग्राम प्रोटीन is present in 300 ml aqueous solution of a protein. The osmotic pressure of such a solution is 300 K is found to be 2.50 × 10⁻³ bar. Calculate the molar mass of the protein. देखिए हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है किसका, प्रोटीन का। R आपको दे रखा है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला कितना होता है, पाई इक्वल्स टू CRT। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पुट करना है, क्या टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखना था आपको। तो यहाँ पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ मोलरिटी में रखना था। R क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, इट बिहेव्स लाइक अ गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर। चलिए बेटा पाई इक्वल्स टू जो हमारे पास C है वो मोलरिटी है, तो अभी हम C की जगह मोलरिटी रख देते हैं। मोलरिटी मतलब क्या है, गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम ml। तो गिवन मास कितना दे रखा है, देखिए आपको गिवन मास जो दे रखा है वो है 1.25 ग्राम। तो हमने गिवन मास रख दिया 1.25। मोलर मास हमें फाइंड करना है बेटा, या फिर आप ऐसा करो कि जैसे हमने जो सॉल्व करा हुआ है बेटा आपके लिए, इसके बाद ये पॉइंट आप ले लो, ये है देखिए। तो पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 2.5 × 10⁻³ इक्वल्स टू गिवन मास हमें कितना दे रखा है 1.25, ये 1.25 आ गया। ये हमें फाइंड आउट करना है। 1000 हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी था। VmL मतलब सॉल्यूशन आपको ml में दे रखा है, कितना दे रखा है देखो आप, सॉल्यूशन ml में 300 ml दे रखा है, तो 300 ml रखा है इनटू जो यहाँ पर हमें R की वैल्यू दे रखी है वो आप यहाँ पर 0.083 रखिए, इसको हटा दीजिए आप, इनटू टेम्परेचर कितना है हमारे पास 300 केल्विन में दे रखा है, बढ़िया। एंड अपॉन में जो वॉल्यूम होगा वो अगेन कितना होगा 300 ml। अब इस पूरी टर्म को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं, देन कम्स आउट 41500 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हम प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? ये डी ब्लॉक एलिमेंट एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में 8 से आया हुआ क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 से। देखिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? देखो लेंथेनाइट जो स्टार्ट होते हैं वो सीरियम 58 से स्टार्ट होते हैं और ल्यूटेशियम 71 पर एंड हो जाते हैं। इसके पहले लेंथेनम आता है, ठीक है, तो लेंथेनम होता है हमारा 57, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। पर लेंथेनम के जस्ट बाद स्टार्ट होते हैं लेंथेनाइट्स, तो हम उनको बोलते हैं लेंथेनाइट्स। अब लेंथेनाइट्स में जब सीरियम से ल्यूटेशियम तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे बेटा आप, तो जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है 4f में फिल होता जाता है, और 4f मतलब n-2f वाला होता है 4f। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट देख रहे हैं तो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट s का होता है, देन p, देन d, देन f, मतलब f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग सबसे ज्यादा पुअरेस्ट होती है। तो हम लेंथेनाइट्स में देखते हैं कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स मतलब 58 से लेकर 71 तक अब जो भी इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा वो हर बार 4f में जाएगा। आप देख रहे हैं कि f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर होता है, तो जब f में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन सील्ड तो करता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सील्ड नहीं करता, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है ना बेटा। तो प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर वर्क कर रहा है अपना, तो हर 58, 59 से 71 तक जाएंगे आप, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हर एक प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहा है ना। प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर होता ये कि लेंथेनाइट्स में बिकॉज प्रोटॉन के साथ जो इलेक्ट्रॉन अब सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है वो हर बार 4f ऑर्बिटल में जा रहा है। अब 4f का शील्डिंग इफेक्ट है पुअरेस्ट, तो यहाँ पर ये होता है कि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कंटिन्यूसली बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है और f की शील्डिंग सबसे पुअर होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट 4f इलेक्ट्रॉन की पुअरेस्ट होने के कारण क्या होता है कि लेंथेनाइट्स का साइज लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर m+2 एक्वस Z25 दे रखा है। ये क्वेश्चन भी डी ब्लॉक एलिमेंट से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक m+2 आयन है एक्वस स्टेट में, जिसका एटम नंबर 25 है, और उसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बेटा। देखिए लिगेंड्स के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, भले ही इसको एक्वस स्टेट में दिया गया है, तो हमें लिगेंड्स के बारे में कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं Ar3d5 4s2। बोल रहा है कि जो भी आयन m+2 में है, m+2 में नो डाउट 4s के इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा, तो कितना होगा Ar3d6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s से निकले जाते हैं। नाउ 3d5 आ रहा है, मीन्स d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, n मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 आ रहा है। आपसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकलवा रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है √n(n+2) bm। bm मतलब यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो n के प्लेस पर रखेंगे आप 5, 5 रखा। नाउ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना, √35 बोर मैग्नेटॉन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन टॉलेंस टेस्ट यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉल मतलब एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा है, प्रोपेनॉन मतलब कीटोन के बारे में बात कर रहा है। इस सेकंड एनसीईआरटी का एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करने वाले हम टॉलेंट टेस्ट का। तो बोला टॉलेंट टेस्ट किस तरह से यूज करोगे? देखिए एल्डिहाइड में अगर आपने प्रोपेनॉल ले लिया, ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ये हमने ले रखा टॉलेंस रिएजेंट Tr। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH को अगर आपने मिक्स कर दिया तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है AgNH3OH, दैट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। तो हमने क्या करा बेटा कि यहाँ पर प्रोपेनॉल ले लिया, उसमें टॉलेंस रिएजेंट को ऐड कर दिया। जैसे ही आप प्रोपेनॉल में टॉलेंस रिएजेंट को ऐड करेंगे, वाटर बाथ में रखकर थोड़ा सा हीट करेंगे, तो आप देखेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्डिहाइड बहुत इजीली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि कीटोन नहीं हो पाते हैं। कीटोन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो जिस ट्यूब में एल्डिहाइड था उसमें हमने टॉलेंस रिएजेंट ऐड किया, वो थोड़ा सा हीट कर दिया। हीट करने पे आप क्या देखते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड था, 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा, और एल्डिहाइड इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे ना। सिल्वर का OH +1 था, +1 से क्या हुआ 0, मतलब Tr का क्या हुआ रिडक्शन, तो यहाँ बना 2Ag,
H2O प्लस NH3। ये 2Ag बना है, मतलब सिल्वर हमें मिरर फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। और आप यहाँ देखेंगे कि एल्डिहाइड का जो एसिड बना है, एसिड के प्लेस पर उसका सॉल्ट लिखा गया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मीडियम हमने क्या लिया था, बेसिक। तो जैसे ही यहाँ पर एसिड बना होगा CH3 CH2 COOH ऑक्सीडाइज होकर, बिकॉज मीडियम बेसिक था, एसिड बेस रिएक्शन हुई, फाइनली क्या बन गया है, सॉल्ट। मतलब एल्डिहाइड या फिर प्रोपेनॉल जब Tr से रिएक्ट करेगा तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर मिरर। लेकिन आप एसीटोन ले लें, प्रोपेनॉल ले लें, CH3CO CH3, इस अगर इसमें टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करेंगे तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज कीटोन को ऑक्सीडाइज करने में हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जबकि Tr कैसा है, टॉलरेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कीटोन या फिर प्रोपेनॉल इसके लिए नेगेटिव टेस्ट में आ रहे होंगे। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C इन अबव रिएक्शन सीक्वेंस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के टॉपिक अमाइन से चैप्टर नंबर 13 से आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखिए एक इक्वेशन आपको दे रखा है, इसमें ABC आपको कंप्लीट करना था। क्या दे रखा है, CH3CN मिथाइल साइनाइड 2H2H प्लस में, जिसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है आपको, और बोलना है कि अमोनिया को एलिमिनेट करके आपको A बना था। तो हमने बना तो दिया है CH3COOH। कैसे बना है देखिए बेटा, CH3CN था हमारे पास, हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिए HOH, तो होगा क्या, देखो यहाँ से NH3 बाहर निकला बेटा, और देखो ये बना CH3COOH। तो इस तरह से कंपाउंड A बना है CH3COOH बाय द एलिमिनेशन ऑफ NH3। वो बोल रहा है कि जो A बना है उस पर अमोनिया की रिएक्शन करवाओ आप। देखिए अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, अमोनिया लुईस बेस की तरह काम करेगा, CH3COOH आर्इनियस एसिड होगा, ये अपना H प्लस देगा, ये अपना लोन पेयर देगा, तो अमोनिया अपना लोन पेयर इसके H प्लस को दे देगा ना। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव NH4 प्लस अमोनियम एसीटेट। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हुआ, बी का फॉर्मेशन हुआ। बोल रहा है कि बी कंपाउंड को हीट करना है आपको। जैसे आप बी कंपाउंड को हीट करेंगे, 2H यहाँ से निकलेंगे, O यहाँ से निकलेगा, H2O बाहर निकला, दैट कम्स आउट एसीटेमाइड CH3CO NH2, दैट इज द कंपाउंड C। एक्सप्लेन द आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। ये क्वेश्चन वापस अमाइन से आया हुआ है बेटा। देखिए अमाइंस 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री है, R2NH ये है 2 डिग्री अमाइन, R3N ये है 3 डिग्री अमाइन। देखिए 1 डिग्री अमाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्पेशल टेस्ट का यूज कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो हम इसमें 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म ऑफ KOH से करवाते हैं, अल्कोहलिक KOH होगा यहाँ पर, तो रिजल्टिंग कंपाउंड बन रहा होता है आइसोसाइनाइड। ये बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल वाला सब्सटेंस होता है, आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो जो भी अमाइंस क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करने के बाद एक पंजेंट स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनाता है, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइंस। तो इस तरह से ना हम 1 डिग्री अमाइन के लिए आइसोसाइनाइड टेस्ट का यूज करते हैं। बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री और 1 डिग्री अगर तीनों ही अमाइंस दे रखे हैं तो उनके लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करते हैं। ड्रॉ पिरामिडल शेप ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन। देखिए ट्राइमिथाइल अमाइन क्या होगा बेटा, CH3 होल थ्राइस N। देखिए ट्राइमिथाइल अमाइन में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर आ रहा है, 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती अगर एक भी लोन पेयर नहीं होता, बट इस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये पिरामिडल शेप बना देगा बेटा। तो देखिए ये जो होगा नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है, और यहाँ पर होंगे 3 CH3, तो ये इस तरह से ना पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा होगा। एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये सेकंड एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल से आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखिए प्रोटीन एक पॉलीमेरिक कंपाउंड होता है, इसके स्ट्रक्चर्स के लेवल को हम ले जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी, 4 लेवल तक इसका स्ट्रक्चर जाता है। एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है, लेकिन प्रोटीन का पॉलीमर मोनोमर क्या होता है, अमाइनो एसिड। अब अगर हम प्रोटीन को कोई फिजिकल चेंज देते हैं, किसी तरह का फिजिकल चेंज करते हैं, लाइक हम प्रोटीन की ओवर हीटिंग कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर, या फिर हम पीएच को चेंज कर देते हैं, तो जैसे ही आप प्रोटीन में कुछ फिजिकल चेंज करते हो, लाइक टेम्परेचर और पीएच का चेंज, वैसे ही क्या होता है कि प्रोटीन के ना जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जब इसके
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये स्ट्रक्चर की लेवल होती हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड और 3D बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। जब भी आप उसमें कोई फिजिकल चेंज करते हैं तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होने से ना इसके ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन ग्लोब्यूल फॉर्म में होता है, वो अनफोल्ड हो जाते हैं, और जो हेलिक्स होता है वो भी अनकॉइल्ड हो जाता है, क्योंकि कॉइल्ड फॉर्म बना रहा होता है प्रोटीन ऐसे। तो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन का हमारी बॉडी में एक फिक्स फंक्शन होता है। क्या? प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब अगर आपने प्रोटीन में कोई फिजिकल चेंज किया लाइक टेम्परेचर और पीएच में, तो उसका हायर स्ट्रक्चर 2 डिग्री 3 डिग्री डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब जो कॉइलिंग थी वो अनकॉइल्ड हो जाती है, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है। इसी को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन ये है कि जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर इसका अनटेक्ट रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं रहता है, नहीं होता है। 1 डिग्री स्ट्रक्चर इसका सेम ही रहता है, इंटैक्ट रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए कोएगुलेशन ऑफ एग, जब एग को आप बॉयल करते हैं तो उसका कोएगुलेशन होना इसका एग्जाम्पल है। और अच्छा, जो प्योर वेजिटेरियन है, देखिए जब मिल्क की कर्लिंग होती है तो मिल्क को जो बैक्टीरिया हैं वो उसको क्या कर देते हैं, डीनेचर्ड कर देते हैं। नाउ दिस देयर आर द 2 एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ द डबल स्ट्रैंड, यहाँ पर STRAND है बेटा, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना था, केवल स्ट्रक्चर। देखिए डीएनए का जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो डीएनए एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है बेटा। अब पॉलीमेरिक कंपाउंड में मोनोमर्स आते हैं, तो डीएनए का जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड, इसका जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम बोलते हैं डीएनओ। देखिए न्यूक्लियोटाइड बनने में जो पार्ट लेता है वो एक तो होता है शुगर, तो ये 5 मेंबर्ड शुगर आती है बेटा, जो पेंटोज शुगर होती है ये। यहां पर इसके साथ कनेक्ट होता है बेस, और यहां पर ना अगर हम इसको लगाते हैं CH2OH, तो यहां पर ना एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ कनेक्ट होगा, H3PO4, ये है। इसकी नंबरिंग अगर हम करते हैं तो होगा 1 2 3 4 और 5। अब यहां से देखो आप, ये शुगर है, ये हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस ले रखा है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो देखिए इसमें होता क्या है बेटा कि जब ये कंबाइन होते हैं तो यहां से H2O निकल जाता है। देखो जैसे H2O निकला, यहां पर CH2OP बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये H+B इसको आयोनाइज करके O नेगेटिव बचता है। तो ये जो यूनिट हमने आपके सामने बनाई, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये आपस में कनेक्ट होते जाते हैं। लेकिन जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होता है तो एक का तो 5' कार्बन आता है, दूसरे का 3' कार्बन आता है, क्योंकि 5' और 3' से कनेक्टिविटी होती है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो एडेनाइन और थाइमिन, इनके बिटवीन डबल बॉन्ड बन रहा होता है, और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बिटवीन बन रहा होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है बेटा। तो ATGC इस तरह से 2 बेस पेयर होते हैं डीएनए के अंदर, और जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी कनेक्टिविटी 5' और 3' इस तरह से चल रही होती है। तो आप देखो डीएनए का जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये बना हुआ है आपके सामने, उसमें आप देखिए ये जो ना हेलिक्स में बेस पेयर है, अब एक हेलिक्स में कितने भी बेस पेयर हो सकते हैं, डिपेंड स्पीसीज टू स्पीसीज कर रहा होता है। जैसे ह्यूमंस में अलग होता है, मंकी में अलग होता है, लेकिन बेस पेयर फिक्स होता है। A T के साथ बनाता है, G C के साथ बनाता है, A और T के बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और C और G या G और C के बिटवीन बनता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो हुआ बेस पेयर, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ है। ये 5' 3' की आप कॉइलिंग देख रहे हैं वो इसी पर डिपेंड है, क्योंकि एक और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड इससे कनेक्ट होगा तो एक कार्बन का 5' और दूसरे का क्या आता है 3'। तो इस तरह से ये ब्रांचिंग बनती जाती है 5' और 3' की। तो दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ ये सेक्शन C आ रहा है, यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको 3 मार्क्स में देना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब हेल-हेराल्ड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड इन द प्रोसेस। देखिए हमें इस सेल में प्रोसेस की डिटेल भी देनी है और सेल का डायग्राम भी ड्रॉ करना था। देखिए
यहाँ पर हम किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बेटा? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का चीफ और होता है बॉक्साइट Al2O3, पर जो बॉक्साइड है उसमें इम्प्योरिटी होती है सिलिका की, SiO2, TiO2, ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में से प्रेजेंट होते हैं। आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम ना इसका लीचिंग कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको लीच कर लेते हैं। लीचिंग करने से हमारे पास ये दोनों इम्प्योरिटीज निकल जाती है ना, एल्यूमिना बचता है Al2O3। एल्यूमिना को फर्दर 99.99% फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं और प्रोसेस, ये जो साइंटिस्ट हैं इनकी हेल-ऑरल प्रोसेस का यूज कर रहे होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्यूरिफाइड एल्यूमिना है Al2O3 मतलब लीच करा हुआ, जिसमें हमने सिलिका टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को हटा दिया है, उसको हम मिक्स करते हैं क्रायोलाइट के साथ। क्रायोलाइट क्या है? Na3Lf6 और फ्लोरस्पोर CF2 के साथ। क्यों करते हैं? देखिए एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है बेटा, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा लोअर करवाने के लिए हम क्रायोलाइट और फ्लोरस्पोर को ऐड कर रहे हैं। साथ में ऐसा होता है कि इन दोनों को मिक्स करने से ना कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है मिक्सचर की। अब द फ्यूज्ड मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। इस पूरा मिक्सचर जो है हमारे पास किस किस का? एल्यूमिना का, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पोर का। इनको मिक्स करके हम एक स्टील का बना हुआ सेल होता है जो कैथोड का काम करता है, उसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं, वो किसका काम करती है? एनोड्स की। उसका यूज करने वाले हैं। देखिए आप, ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर ये जो है ना कंटेनर, ये वाला जो स्टील का बना हुआ है, ये काम किसका कर रहा है? कैथोड का। ठीक है, और इसके अंदर ये देख रहे हैं आप ग्रेफाइट की रॉड्स लगी हुई, ये काम कर रही है किसका? एनोड का। यहाँ पर कार्बन का एनोड है ना, कॉपर की क्लैंप लगी हुई ताकि इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फॉर्म में ना वायर के थ्रू कनेक्ट कर पाए। इसके अंदर हम क्या फिक्स फ्यूजन मिक्सचर हमारा रख देते हैं। फ्यूजन मिक्सचर मीन्स एल्यूमिना होगा यहाँ पर, और क्या होगा? क्रायोलाइट और फ्लोरस्पोर होगा। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो साइड में एक बल्ब लगा हुआ है, डायनो में ये सारा सेटअप करा हुआ रहता है। होता क्या है बेटा कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होती है, जो एल्यूमिनियम है वो कैथोड पर जाएगा। Al2O3 से क्या होता है? Al2O3 में एल्यूमिनियम पॉजिटिव वाला होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? नेगेटिव वाला होगा। तो एल्यूमिनियम आयन कैथोड पर जाएंगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे। ये जो ऑक्सीजन है वो एनोड पर जाएगा। एनोड में ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, ग्रेफाइट की रॉड से ये रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। बिकॉज यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, तो ग्रेफाइट की रॉड धीरे धीरे गैस बनकर यूज होने लगती है। तो टाइम टू टाइम हमें रॉड्स को चेंज करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैथोड मतलब स्टील कंटेनर, यहाँ पर एल्यूमिनियम मिल जाएगा, मोल्टन एल्यूमिनियम, जिसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर साइड में एक बल्ब लगा हुआ है, कंट्रोल लैंप। ये क्या करता है कि देखिए इसके अंदर जैसे ही आयंस का कंसंट्रेशन कम होता है फ्यूजन मिक्सचर के अंदर, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ये वाला बल्ब जलने लग जाता है। तो जैसे ही बल्ब जलने लग जाता है, पता लगता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गया है और आयंस का कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो हम मिक्सचर को वापस इसके अंदर फीड कर देते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम ना हॉल हेराल्ड प्रोसेस से कैथोड पर प्योर एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके सेक्शन सी और डी में जैसा कि पता है कि हर क्वेश्चन में चॉइस आई हुई है, तो इसके साथ चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन था वो था डिस्क्राइब द जोन डिफाइनिंग प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। देखिए मेथड भी देना है, डायग्राम भी देना है। ये बहुत ही अच्छी मेथड है। इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि इस मेथड का यूज हम अल्ट्रा प्योर मेटल्स बनाने के लिए, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। इस मेथड का प्रिंसिपल ये है बेटा, डायग्राम के थ्रू आप देखो, ये होता है कि हम जो इस मेथड का प्रिंसिपल समझिए। प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का? प्रिंसिपल ये है कि अगर हमारे पास इम्प्योर मेटल की एक रॉड है और उसको हम मेल्ट करते हैं, तो प्रिंसिपल ये है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो मेल्ट में ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। तो हम करते क्या है बेटा, ये हमने रॉड ले लिए, देखिए ठीक है, यहाँ पर एक सर्कुलर हीटर लगा हुआ है। ये सर्कुलर हीटर है, धीरे धीरे करके ना ऐसे आगे मूव करता रहता है। हम क्या करते हैं कि जैसे जर्मेनियम की रॉड है, अब सर्कुलर हीटर हमने यहाँ लगाया, जैसे लगाएंगे तो रॉड थोड़ी सी मेल्ट होगी। इस हीटर को थोड़ा शिफ्ट करते जाते हैं हम, तो जैसे जैसे हीटर शिफ्ट होगा मेल्ट भी शिफ्ट होगा। अब इस रॉड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो हीटर के साथ ना धीरे धीरे मेल्ट में शिफ्ट होती जाती हैं। और जो बैक साइड वाला ना
मेटल वो धीरे धीरे कूल होता जाता है। तो ऐसे करके धीरे 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 ना हम इस आयरन ये जो सर्कुलर हीटर है उसको शिफ्ट करते जाते हैं। शिफ्ट करने से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज वो मेल्ट के साथ शिफ्ट होती जाती है और जो प्योर जर्मेनियम की रॉड है वो वापस ठंडा कर क्या होता जाता है, रीक्रिस्टलाइज्ड। और फाइनली जब हीटर यहाँ तक कहीं तक पहुँच जाता है तो हम इसको कट करके अलग कर देते हैं। तो इस तरह से ना हम जोन रिफाइनिंग से अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन को ऑब्टेन कर लेते हैं, जिनका यूज हम किस में करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को बनाने में। ये मेथड्स डिटेल में दिया हुआ है बेटा, जिसमें हम यूज करते हैं पूरा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, compound H obtained on reacting aniline with NaNO2 plus HCl at 273 to 78 Kelvin. Compound B obtained on mixing cuprous chloride in A. Write name of A and B and equation of chemical reactions involved. चलिए पहले हम रोड मैप बनाते हैं। कंपाउंड A कैसे मिलेगा, एनिलीन दे रखा है, एनिलीन को रिएक्ट करवाना है NaNO2 plus HCl से। तो देखिए एनिलीन क्या होता है बेटा, ये है हमारे पास एनिलीन, इसको हमें रिएक्ट किससे करवाना है, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करवाना है और टेम्परेचर यहाँ पर लेना है 273 टू 78 केल्विन, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सिंपली एनिलीन का डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है बेटा। तो यहाँ पर डाइजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, मीन्स इस कंडीशन पर एनिलीन क्या बनाने वाला है, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, नाउ ये बनने वाला है कंपाउंड A, दिस इज द कंपाउंड A, क्योंकि उसने बोला है कि कंपाउंड A जो ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्टिंग एनिलीन विद NaNO2 एंड HCl, तो ये बना लिया हमने। अब क्या बोल रहा है, कंपाउंड B जो ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग क्यूप्रस क्लोराइड इन A, इस A के अंदर हमें क्या मिक्स करना है, क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब Cu2 Cl2, और यहाँ पर हम HCl भी ले रहे होते हैं, स्टिल दिया नहीं है पर अंडरस्टूड है, ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है और यहाँ पर ये सब कुछ रिमूव N2 गैस फॉर्म में रिलीज होता है और हमें क्या मिल रहा होता है, क्लोरो बेंजीन प्लस N2 यहाँ गैस फॉर्म में रिलीज हो रहा होता है। ये N2 गैस फॉर्म में रिलीज होगा और यहाँ बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। तो कंपाउंड B क्या है, क्लोरो बेंजीन। तो सिंपली ये सैंडमेयर रिएक्शन है। इसको देखिए हमने स्लाइड फॉर्म में और ऐसे भी बनाया। आप देखिए एनिलीन था, इसको रिएक्ट करवाया हमने Na2HCl से, ये कंपाउंड A बना, इसको रिएक्ट करवाया क्यूप्रस क्लोराइड से, देन कंपाउंड B क्लोरो बेंजीन एंड सिंपली दिस इज कॉल्ड, ये जो रिएक्शन है ये वाला रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है बेटा, कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड विद KI सॉल्यूशन। देखिए KI सॉल्यूशन, इसका रोड मैप बनाइए आप। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड क्या है, C6H5 N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलना है KI सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाना है। तो क्या बन रहा है, कंपाउंड A इज ऑब्टेन्ड, इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा वो A होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है, N2 गैस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, एक KCl निकल जाता है और आयोडीन यहाँ पर बनाता है आयोडोबेंजीन। तो पहले बनता है C6H5I, ये A बन गया बेटा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कंपाउंड B जो ऑब्टेन्ड व्हेन A इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ईथर है, ड्राई ईथर, राइट नेम ऑफ A एंड B एंड इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो A जो है उसको हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वापस से क्या करना है, हीट करना है और सोडियम के साथ रिएक्ट करना है, सोडियम के साथ। ये वुड्स रिएक्शन है बेटा, जहां पर हम अराइल हैलाइड को सोडियम के साथ, फिटिक रिएक्शन है एक्चुअल में, तो 2Na यहाँ से निकल जाएगा, दिस इज द फिटिक रिएक्शन। जब दोनों ही एरोमेटिक लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। और रिएक्शन के बाद बनेगा C6H5 प्लस 2NaI, ये है बाय फिनाइल। ये देखिए आप, सबसे पहले हमने डाइजेनियम सॉल्ट को ले लिया, KI से रिएक्ट करवाया, कंपाउंड A बना आयोडोबेंजीन। नाउ आयोडोबेंजीन को 2Na से रिएक्ट करवाया, डाइथर की प्रेजेंस में बाय फिनाइल बना है। नाउ इस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। तो A क्या है यहाँ पर, आयोडोबेंजीन, और B क्या है, बाय फिनाइल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, इनकी रीजन्स देने हैं, गिव रीजन्स। फर्स्ट वन इज कार्बन ऑक्सीजन bond length present in phenol is less than methanol. Second is COC bond angle present in ether is more than tetrahedral angle. Boiling point of isomeric alcohol is lower on increasing in branching. देखिए
फर्स्ट हमसे पूछा था कि फिनॉल में जो CO बॉन्ड लेंथ है वो मिथेनॉल के कंपेयर में डिक्रीज होती है, कम क्यों? देखिए अगर हम फिनॉल की बात कर रहे हैं बेटा, तो दिस इज द फिनॉल, ये फिनॉल है। यहां पर ना ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं। अब देखो लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में लोन पेयर सिंगल डबल, तो जब रेजोनेंस होगा यहाँ पर फिनॉल में ये, तो जो CO बॉन्ड लेंथ है ये वाला फिनॉल का, वो पार्शियली डबल बॉन्डेड होगा इस तरह से रिंग के साथ। तो फिनॉल में जो CO बॉन्ड लेंथ है वो पार्शियली डबल बॉन्डेड होता है, जबकि अगर हम मिथेनॉल की बात कर रहे हैं तो मिथेनॉल होता है CH3OH। तो यहाँ पर तो देखिए आप, जो C ऑक्सीजन पर लोन पेयर है पर यहाँ कोई कॉन्जुगेशन तो है नहीं, तो ये बॉन्ड ना पूरा सिंगल बॉन्ड होगा। तो मिथेनॉल में कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि फिनॉल में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए फिनॉल का जो CO बॉन्ड लेंथ है वो मिथेनॉल से कैसा होगा? छोटा होगा। ईथर में बोल रहा है कि COC बॉन्ड एंगल है टेट्राहेड्रल से बड़ा होता है। देखिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो ऑक्सीजन है इस पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ईथर में पहला रिपल्सन तो LP होता है, लेकिन दूसरा रिपल्सन यहाँ पर RR का होता है, एल्काइल एल्काइल ग्रुप का। अब ईथर में ऐसा है कि RR का जो रिपल्सन है वो ज्यादा बड़ा है लोन पेयर की रिपल्सन से। तो जब ये वाला रिपल्सन लोन पेयर की रिपल्सन से बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड एंगल तो बढ़ेगा। तो जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट, बट अल्काइल ग्रुप का रिपल्सन इससे ज्यादा बड़ा है, तो जब ये चीज बढ़ेगी तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, तो 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर हो गया 110 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, ये हमें कुछ आइसोमेरिक अल्कोहल ले रखे हैं। देखिए हमने 4 कार्बन वाले अल्कोहल ले लिए हैं। हम 4 कार्बन वाले अल्कोहल में अगर देखते हैं बेटा, तो आप देखिए अगर आपके पास 4 कार्बन वाला अल्कोहल है ये, तो यहाँ पर फर्स्ट में टोटल सरफेस एरिया ये 5 है, 1 2 3 4 5 एटम्स है। यहाँ पर सरफेस एरिया कितने का? 4 का। यहाँ पर सरफेस एरिया 3 का है। बोला है कि आइसोमेरिक अल्कोहल में जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाते हैं, यहाँ पर नो ब्रांचिंग, 1 ब्रांच या 2 ब्रांच है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। देखिए तीनों अल्कोहल को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीनों अल्कोहल में ही बन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से तो आप डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते। डाइपोल डाइपोल भी सब कुछ बराबर है। यहाँ पर होगा वैन डर वाल्स फोर्स। आपको पता है कि वैन डर वाल्स फोर्स इनवर्सली होता है ब्रांचिंग का, है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया का होता है। तो जैसे जैसे आप अल्कोहल को देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं, 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेंगी वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा? डिक्रीज, या सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा। जब वैन डर वाल्स फोर्स और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता जाएगा। ये इसके चॉइस वाला क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे वापस रीजन देना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मोर देन दैट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन क्या है? ईथर है। इथेनॉल इजीली सॉल्युबल इन वाटर। फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल। देखिए अगर हम बात करते हैं कि इथेनॉल की, इथेनॉल C2H5OH है। इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल इथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन था CH3OCH3, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा बेटा, सिंपली डाइपोल डाइपोल लग रहा होगा, और डाइपोल डाइपोल के कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिथॉक्सीमीथेन से क्या है? ज़्यादा है। इथेनॉल वो बोल रहा है कि वाटर में सॉल्युबल है। देखिए जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में लाइक डिजॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है बेटा। लेकिन आप देखें कि अल्कोहल वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इथेनॉल देखो C2H5OH वाटर के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो बिकॉज इथेनॉल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विद वाटर, दैट्स व्हाई इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों है बेटा? देखिए अल्कोहल होता है ROH, इसको आप आयोनाइज कर रहे हैं तो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है, RO नेगेटिव H+ बन रहा है। फिनॉल को आप आयनाइज कर रहे हैं, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन। जो फिनॉक्साइड आयन बना है उसमें रेजोनेंस होगा। देखिए आप इस तरह से, ये है फिनॉक्साइड आयन, इसमें रेजोनेंस होगा। तो फिनॉक्साइड आयन अपने खुद की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और जब रेजोनेंस करेगा तो इस एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा एनाइन की स्टेबिलिटी होती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जबकि एल्कोक्साइड आयन में कोई भी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये सेक्शन D है, ऐसे टाइप्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19।
सबसे पहले आ रहा है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड आ रहा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑन रेट कांस्टेंट, एंड थर्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए दो टर्म्स होती हैं बेटा, एक तो होती है मॉलिक्यूलरिटी, एक होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में जो केमिकली, जो प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली जिस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर उस रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज द कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। मतलब हम रेट लॉ में उन्हीं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लिख रहे होते हैं जिन पर एक्चुअल में रेट डिपेंड कर रही होती है। जैसे अगर आपने लिखा है ए से बी बन रहा है, लाइक हमने इस रिएक्शन के लिए लिखा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1, मतलब ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो एक प्रैक्टिकल टर्म है। सेकंड क्वेश्चन में बोला था कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा रेट कांस्टेंट पर। देखिए कंसंट्रेशन के साथ रेट वेरी करती है। हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो जो रेट क्या होती है, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद द टाइम। तो टाइम के साथ साथ जब कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट कम होती जाती है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर, कंसंट्रेशन पर। रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड इनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहा है बेटा। रेट कांस्टेंट दे रखा है 500 और 600 केल्विन पर, इतना इतना, और कैलकुलेट करना है आपको एक्टिवेशन एनर्जी EA। कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, R का वैल्यू दे रखा है, log 2 का वैल्यू दे रखा है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या यूज करने वाले हैं बेटा, फॉर्मूला। सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला क्या है, log K2 अपन K1 इक्वल्स टू EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। हमारे पास जो K2 का जो वैल्यू था 0.06 था, K1 कितना था 0.03, EA R के वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा था 8.314, टेम्परेचर T1 500 था, T2 600 था। इन दोनों को सॉल्व कर हमने log 2 आ गया है, ये हमने जेटिज कॉपी कर दिया। log 2 का वैल्यू हमें दे रखा था 0.3010। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आ रहा है 17283.42 जूल, दैट इज द आंसर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था, बिकॉज आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते थे बेटा, आपके पास टाइम सफिशिएंट है 2 आवर्स एंड 45 मिनट। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में उतना टाइम देना नहीं था क्योंकि बहुत इजी थे और लेंदी भी नहीं है पेपर, एकदम शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने थे सारे। तो आपको नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम क्या करना था, कैलकुलेशन के लिए आपको देना चाहिए और राइट आंसर यहाँ पर निकालना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है क्योंकि लॉग की वैल्यू तो आपको दी दी है बेटा। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और ये है हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है। थ्योरेटिकल टर्म मतलब किसी भी रिएक्शन जैसे हमने ले लिया A + B इट गिव्स C + D। अब इस रिएक्शन की में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो रेट इक्वल्स टू K, अगर ऐसा लिखा हुआ है A, इसका मतलब यहाँ पर जो रेट है वो B के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं, केवल किस पर थी, A पर। तो हम ये बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी है 2। तो चलो मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है, जितने भी रिएक्टेंट की स्पीसीज पार्ट करें दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट की प्रेजेंस का बताना है हमें। तो देखिए हम अगर रिएक्शन का रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाते हैं बेटा, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हम ले लेते हैं रिएक्टेंट, यहाँ सपोज ले लेते हैं प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट कभी नहीं बनता, पहले ना उसको एक इंटरमीडिएट बनाना होता है रिएक्टेंट को, और रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाने में जितनी भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर हमने कैटलिस्ट का यूज किया है तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है। ना ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए इन जनरल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये दे रखा है 300 K, और ये 30 मिनट बाद इतना रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 0.5 × 2 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 300 K, log 2 का वैल्यू अगेन हमें दे रखा है, दैट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन।
देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाइए आप, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, K2 = 2.303 log R0/R। यहाँ पर T किसको डिनोट करा है, टाइम को, जो हमें 30 मिनट दे रखा है। R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, R मतलब है कंसंट्रेशन आफ्टर T टाइम बाद। तो हम सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, K = 2.303 T log R0/R। नाउ K = 2.303, T के वैल्यू कितना दे रखा, 30 मिनट, लॉग R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 2 था, जो 30 मिनट बाद रिड्यूस होकर कितना हो गया 0.521/2। तो ये हमने पुट कर दिया है। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है बेटा। देखिए 10/2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/0.5 log 2 बन जाएगा। तो ये वैल्यू ना पूरी 0.3010 बन जाएगी और K = 2.3130। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था बेटा, इसको आपको करना चाहिए था कंप्लीट। और सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.0231 मिनट इनवर्स, दैट इज द रेट कांस्टेंट K for the first order reaction. This is the last question, question number 20. Write IUPAC name of dicarboxylic acid used in formation of nylon 66. देखिए नाइलॉन 66 जो होता है वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं, एक तो यूज करते हैं हम CH2 ये हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, इसमें कितने कार्बन आ रहा है 6। और एक यूज करते हैं बेटा हम एडिपिक एसिड, मतलब CH2COOH, ये कंपाउंड है एडिपिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हमसे पूछा था। और दोनों में 6 कार्बन आते हैं, तभी इसको नाइलॉन 66 बोलते हैं। तो चलिए अब हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखिए आप, ये हमारा एडिपिक एसिड, इसका कॉमन नेम एडिपिक एसिड है। IUPAC नेम क्या करेंगे आप, टोटल कार्बन कितने आ रहा है 6, तो हेक्सेन, COOH ग्रुप 2 टाइम आया है, तो डाइओइक एसिड। तो IUPAC नेम इज द हेक्सेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्यों। देखिए दिस इज द फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको हमने आयोनाइज्ड किया, फॉर्मेट आयन बन गया, H+ बना। एसिडिक एसिड आयोनाइज्ड किया है हमने, ये बन गया एसीटेट एनाइन। एसिडेट एनाइन में CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट इस एनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज। तो एसिडिक एसिड में CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इसके एनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, दैट्स वाई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। जबकि फॉर्मिक एसिड में H का कोई इफेक्ट नहीं होता, ना प्लस आई नहीं माइनस आई। तो ज्यादा स्टेबल एनाइन किसका होगा, एसिडिक एसिड का। जो हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन था बेटा, उसमें था ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप के लिए अब हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द, ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में तो फॉर्मिक एसिड वाला आया हुआ है, बी पार्ट में आया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब पूछा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा क्यों होता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने सारे पॉइंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इतनी इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना है। अब हम एल्डिहाइड होता है RCHO। देखिए एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इस हाइड्रोजन को ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ा होता, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता। तो एल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी नहीं, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। दीज आर द सेंटर्स, डॉटेड लाइन आर द सेंटर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटेंस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। ना थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा, कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके लिए हमें क्या बनाना था, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो देखें कार्बोनाइल ग्रुप में होता है C+O, यहां पर आप एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है बेटा। अब यहां पर ये कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर आप इसका अनहाइब्रिडाइज्ड का पहले बनाते हैं तो ये आ रहा है, इस पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड P होगा क्योंकि sp2 हुआ है, यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड P होगा, और ये लोन पेयर हैं दोनों। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। नाउ ये दोनों ओवरलैप कर लेते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और आप इसको सिंपली फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, C पाई बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड O, ये दोनों लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो ये बॉन्ड एंगल कितना रहा है 1
20 डिग्री का। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, मतलब ये sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, एक पाई बॉन्ड होगा और एक होगा sp2। तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर डायग्राम ये बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन है, चॉइस वाला। राइट द नेम ऑफ ईस्टर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। एंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट हैं, ए एंड बी, रोजनमेंट और कैनिजारो रिएक्शन को बताना है। और लास्ट में हमें ड्रॉ द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाना है। ड्रॉ द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए सबसे पहले तो है सोडियम बेंजोएट, ये प्रिजर्वेटिव होता है जो यूज होता है। ए ईस्टर प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट C6H5COO Na। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सबसे पहले हमें रोजनमोंड रिएक्शन लिखना है। तो देखिए रोजनमोंड रिएक्शन में क्या होता है, रोजनमोंड में हम किसी भी एसिड हैलाइड को ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर RCOCl को ले लिया है, उसको रिएक्ट हाइड्रोजन से करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक Cl को रिप्लेस करेगा, H आ जाएगा, RCHO और एक H और Cl HCl बना लेंगे, एल्डिहाइड बन गया। फाइन, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, बट यहाँ पर है पैलेडियम तो कैटलिस्ट का तरह यूज हो रहा है, पर BaSO4 ना इसके लिए पॉइजन का काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप BaSO4 का यूज नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन फर्दर इस पर अटैक करके उसको अल्कोहल तक ले जाएगा। ये और आगे रिडक्शन पॉसिबल। अभी तो एल्डिहाइड का देखो और आगे रिडक्शन अगर हुआ, H2 अगर ऐड हुआ तो बन जाएगा RCOHH, देखो R बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर इसका फाइनल फर्दर और आगे रिडक्शन रोकना है आपको RCH2OH तक, RCH2OH बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिडक्शन को अगर आगे रोकना है तो हमें एल्डिहाइड तक रोकना है, तो हमें इसकी एक्टिविटी को डाउन करना पड़ेगा पैलेडियम की। और पैलेडियम की रिएक्टिविटी को डाउन करने के लिए यूज किया गया है BaSO4 एंड जाइलिन का। यहाँ पर ये कि फॉर्मेल्डिहाइड हम इससे नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड लेने के लिए आपको फॉर्मल क्लोराइड लेना पड़ेगा, और फॉर्माइल क्लोराइड HOCl कैसा होता है, अनस्टेबल। सेकेंड पार्ट में इसमें हमें लिखना है अबाउट कैनिजारो रिएक्शन। देखिए कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए है, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा उनमें डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। और एल्डिहाइड का एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है और रिड्यूस्ड होकर बनाता है अल्कोहल, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं हम, सपोज हमने CH3CHO लिया होता तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला लेना, तो हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करना है कंसंट्रेट KOH से। नाउ 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के आपको लेना है, तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर मिथेनॉल बन जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिडक्शन होकर बनता है पोटेशियम फॉर्मेट। एक्चुअल में यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बना था पहले HCOOH, लेकिन हमने यहाँ पर बेस ले रखा है, देखो मीडियम बेसिक ले रखा है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई होगी, मतलब इसने KOH से रिएक्शन कर लिया होगा बनते ही, और फाइनली क्या बना होगा HCOOK प्लस H2O। तो आपको ये दिखाई दे रहा है पोटेशियम फॉर्मेट। नाउ दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। ये सी पार्ट हमें क्या करना है कि बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमें बनाना था। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव आया हुआ है, कार्बन पर डेल्टा प्लस आया हुआ है। कार्बन पर डेल्टा प्लस है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वैसे देखिए बॉन्ड कंप्लीटली ट्रांसफर होगा तो डेल्टा माइनस माइनस बन जाएगा, और जो C प्लस था उस पर अटैक हुआ NU माइनस का। नाउ अब ये बन गया टेट्राहेड्रल। सो नाउ दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये स्टेप फर्स्ट में होता है, स्लो होता है और RDS होता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये वाला ना स्टेप आगे जाकर ये यहाँ से नहीं होता है एक्चुअल में, ये वाला यहाँ से ये एडिशन प्रोडक्ट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है ना, ये वाला ना इधर से नहीं होगा, ऐसे होगा। देखो बच्चों ये वाला ना स्टेप 2 में क्या होगा, ये वाला स्टेप ना आगे जाकर कैसा हो जाएगा फास्ट, यहाँ फास्ट होगा और H प्लस का ऐड होगा, H प्लस यहाँ O नेगेटिव पर ऐड होगा, ये बना देगा। तो फाइनली ना एडिशन प्रोडक्ट बनेगा हमारा सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप कैसा होगा, फास्ट। ना क्वेश्चन में हमसे केवल पूछा गया था टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। नाउ दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इस तरह से बच्चों देखो हमने आज सारे क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 20 तक डिस्कस कर लिए हैं। देखिए आपने देखा पेपर लेवल इजी टू मॉडरेट है,
कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें आपको थोड़ी बहुत ना न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ थोड़ा सा ना सॉल्व करने वाला पार्ट था, अदरवाइज ओवरऑल पेपर दैट इज द वेरी इजी। थैंक यू बेटा।